दूसरा दिन आज एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन की बैठक खत्म। 2027 के चुनाव पर मंथन हुआ। मशहूर पंडवानी कलाकार तीजन बाई का निधन। 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन तेज। खुले में संचालित नॉनवेज दुकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। दुकानदारों में हड़कंप मचा। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें। लोगों की परेशानी बढ़ी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक का हिस्सा है। तो देखिए 27 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कई मायनों में जाहिर तौर पर जिस तरह से 27 में अब चुनावी रण सजने वाला है, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं और सबसे ज्यादा फोकस है संगठन को मजबूत करने में। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यह दौरा 2027 के चुनाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और लगातार मंथन का दौर भी जारी है। पहले दिन आपने देखा किस तरह लगातार कई कार्यक्रमों में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी लगातार मंथन का दौर तेज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर सभी दिग्गज एक साथ बैठे हुए हैं और इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2027 के चुनाव में बाजी कैसे मारनी है, कैसे विरोधियों को मात देनी है। तमाम चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। संगठन की क्या मजबूती है और क्या खामियां हैं संगठन में, कैसे उन्हें दूर करना है, किस प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी के तहत, किस प्लान ऑफ एक्शन के तहत इस बार धरातल पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को उतारेगी, कार्यकर्ताओं को कैसे प्रोत्साहित करना है, कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश देने हैं जिससे हर एक आयाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंच सके, जमीनी स्तर पर, और ये बता सके जनता को कि बीते 9 सालों में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो कर सकती है, क्योंकि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। जनता को संदेश देने का काम कार्यकर्ता ही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर सजग रहती है, हमेशा संगठन को तरजीह देती है, तवज्जो देती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। 2027 के चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी इस समय हाई अलर्ट पर हैं और राजनीतिक पंडित तो ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, यानी कभी भी चुनाव हो जाए बीजेपी की तैयारियां हमेशा पूरी रहती हैं। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते ये गतिविधियां और तेज हो जाती हैं। अब देखिए किस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश में नजर टिकाए हुए हैं। अभी फिलहाल जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब भी मंथन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं। तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा है और इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि आखिर 27 में कैसे धरातल पर संगठन को उतारना है। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है, क्या जानकारी?
बिल्कुल सही कहा है। अभी इस समय जो है हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर हैं और कुछ ही मिनटों में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, ये वहां पे पहुंचने वाले हैं। इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और ब्रजेश पाठक समेत जो है तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और यहाँ कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर जो है इसकी तैयारियों के मद्देनजर जो है ये कार्यकर्ता सम्मेलन को बुलाया गया है। इसमें जोश भरने की कोशिश की जाएगी ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो आगामी 2027 के चुनाव में जो है जी जान लगाकर जो है 300 के पार जो है सीटें ले आए। और अगर आज के शेड्यूल की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो सबसे पहले जो है उन्होंने गोमती नगर स्थित एक निजी होटल में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे सभी से मुलाकात की, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जो है उन्होंने जानकारी हासिल की कि पहले जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी। उसके बाद जो है एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ उन्होंने बात की, चाहे वो अपना दल हो, संजय निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर रालोद हो, उन सभी के जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है उन्होंने अलग अलग जो है मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद जो है आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी जो है उसमें चर्चा की गई। तो ये कहा जा सकता है, लेकिन अभी सीटों की अगर बात की जाए तो सीटों के लेकर जो है अभी ये कहना था कि अभी एक बार फिर बैठक होगी और उसमें ये तय होगा कि जो सहयोगी दल है उनको कितनी सीटें दी जाए। और उसके बाद जो है वो सीधे विश्व संवाद केंद्र पहुंचे, जहां पर आरएसएस से जुड़े यानी कि संगठन से जुड़े हुए लोगों से जो है उन्होंने मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक जो है उनकी ये बैठक चलती रही। तो ये माना जा रहा है कि पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति को लेकर जो है ये बैठक किया गया है और कैसे जो है आगे अगला जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कौन कौन सी नीतियों को लेकर जो है पार्टी जनता के बीच जाएगी, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, माना ये जा रहा है कि उस पर जो है चर्चा किया गया। और फिर उसके बाद जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे, वहां पर जो है उन्होंने स्वल्पाहार किया और इसके अलावा जो है ब्रजेश पाठक जी से भी उन्होंने मुलाकात की, पार्टी की नीतियों के बारे में बात की, पार्टी की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी लिया। और इस समय जो है प्रेरणा स्थल पे जहाँ पर जनता से संवाद है कार्यकर्ताओं से, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ी देर में जो है जो कार्यकर्ताओं से संवाद है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल संजीव, हालांकि देखिए अगर आप पहले की क्रोनोलॉजी को देखें समझें, जब नितिन नवीन आते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण मंथन होते हैं दिग्गजों के साथ, तो अक्सर देखा जाता है कि जब दिल्ली पहुंचते हैं उसके बाद बड़े फैसले सामने आते हैं। अब जाहिर तौर पर चुनाव है, क्या संगठनात्मक तौर पर कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है नितिन नवीन के दौरे के बाद? कहा जा सकता है कि जिस तरह 2 दिन का दौरा जो है नितिन नवीन का लखनऊ में है, कल भी जो है सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, संगठन के पदाधिकारी थे, उनसे जो है उन्होंने मुलाकात किया था और उसके बारे में जानकारी भी लिया। और कल जो है सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, एमएलए हैं, इसके अलावा एमएलसी, उन सभी लोगों से जो है उन्होंने निजी होटल में मुलाकात भी की, बैठक भी की और यहाँ की रणनीति की भी तय की है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2 दिन के इनका जो कार्यक्रम है उसके बाद दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद ही आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि क्या संगठन में कुछ फेरबदल हो सकती है या फिर जो संगठन में जिन लोगों को अभी पद दिया गया है वो लोग ठीक हैं। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, सभी जाति का ध्यान रखा गया है और खास तौर से जो युवा चेहरा है उनको जो है मौका इस बार दिया गया है। जी बिल्कुल संजीव, हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ गतिविधियां संगठनात्मक तौर पर देखने को मिलती हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राम मंदिर धन गबन मामले को लेकर इस समय बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ध्यान से सुनिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि टिन्नू का नाम लेने पर चेकिंग में छूट मिलने के संकेत पाए गए हैं और बताया यह जा रहा है सुनियोजित तरीके से इन चीजों को अंजाम दिया जाता था। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर गहनता से पड़ताल की जा रही है। जानकारी है कि शक से बचने के लिए आपसी पहचान छिपाने का दावा पहले से तय रहता था। कथित चोरी का पूरा प्लान नकदी, बाथरूम समेत अन्य स्थानों पर छिपाने की बात सामने आई है। शुरुआती सख्त सुरक्षा जांच बाद में ढीली पड़ने के संकेत भी आ रहे हैं।
तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये बता रही है कि आखिर इतना बड़ा गबन कैसे हो गया भक्तों की आस्था के साथ। संकेत है कि टिन्नू का नाम लेने पर चेकिंग में छूट मिल जाती थी। गणना कर्मी कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से काम करते थे, यानी पूरा प्लान तैयार रहता था कि कैसे भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। गोपनीय कक्ष में पूरी खामोशी से नकदी की गणना की जाती थी और शक से बचने के लिए आपसी पहचान छिपाने का भी दावा इस पूरे मामले में किया जा रहा है। पहले से पूरी प्लानिंग तैयार रहती थी कि कैसे गणना करनी है और कैसे शक से बचने के लिए तो नकदी बाथरूम समेत अन्य स्थानों पर छिपाने की बात सामने आई है। लेकिन अब जैसे जैसे पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है, कई परतें खुलती जा रही हैं और जैसे पन्ने पलटे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। आप ये समझिए, जहां पर कहा जाता था कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां टिन्नू का अगर आप नाम ले लेते हैं तो आपकी चेकिंग नहीं होगी। अब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? और यही वो छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिनके जरिए इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। गणना कर्मी कथित तौर पर पूरे प्लान के साथ काम करते थे, यानी काउंटिंग से पहले ही ये तय हो जाता था कि कैसे घोटाला करना है, कैसे ये चोरी करनी है। तो राम मंदिर धन गबन मामले को लेकर जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार प्रशासन मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई तय है। अब एसआईटी धीरे धीरे मामले की जड़ तक पहुंच रही है और जब ये सिलसिला चल रहा है तो कई लूप होल सामने आ रहे हैं। अब इस वक्त का जो बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, उसके मुताबिक जब टिन्नू का नाम कोई लेता था तो उसे चेकिंग में छूट मिल जाती थी। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, टिन्नू का नाम लेने पर चेकिंग में छूट मिल जाती थी, यही तो वो लूप होल्स हैं जिनके जरिए इतनी बड़ी राशि का गबन किया गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा वो चंपत राय का रहा, और उसके बाद में अगर किसी का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटल आरोप रहा और सबसे ज्यादा जिसके तार जुड़े राम मंदिर चंदा चोरी से, वो नाम निकल कर आया रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव क्योंकि चंपत राय का करीबी था, और चंपत राय जो कि ट्रस्ट के हिसाब से बॉस थे, भले महासचिव थे लेकिन मेन बॉस वही थे, सब कुछ वही देखते थे, चाहे पीएम मोदी को आना हो, चाहे मुकेश अंबानी को आना हो, चाहे किसी भी बड़े महंत गुरु को आना हो, सबकी अगर अगुवाई करते तो चंपत राय करते थे। मंदिर में क्या कहाँ बनेगा उसको भी चंपत राय ही देखते थे। ऐसे में चंपत राय का करीबी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर में जो भी वो चाहता वही होता। ऐसे में टिन्नू यादव के बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिससे कि श्रद्धालुओं को लेकर आते थे, वीआईपी दर्शन कराते थे, और वीआईपी दर्शन के नाम पर उनसे पैसा ले लेते थे। एक हिसाब से इसे मित्रवत उगाही भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे चलता है जब कोई वीआईपी नहीं, लोअर वीआईपी यानी कुछ ऐसे मीडियम क्लास के लोग होते हैं जिन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसी तरीके से टिन्नू यादव का जिस तरीके से खबर निकल के आई है कि टिन्नू यादव के नाम पर छूट मिल जाती थी, जांच कम होती थी, ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि टिन्नू यादव चंपत राय का करीबी होने का मतलब कितना बड़ा रसूख टिन्नू यादव का था, किसकी मजाल थी जो उन्हें उनके आदेश को काट सकता था। और इसी की आड़ में जो लोग रहते थे उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था, जो कि नियमतः गलत था। और इस फेवर करने के एवज में टिन्नू यादव को क्यों करता था, क्या नाम के लिए करता था, सम्मान के लिए करता था, या पैसों के लिए करता था, ये जांच का विषय है। लेकिन टिन्नू यादव से पूछताछ हो रही है, अयोध्या पुलिस भी आज पहुंची है और पूछताछ कर रही है।
देखिए, अब ये पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लापरवाही नहीं थी, ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। लेकिन इस प्लान तक अब जल्द ही एसआईटी पहुंच जाएगी, प्लान भी पता चल जाएगा और मास्टरमाइंड कौन है ये भी पता चल जाएगा। रमन, बिल्कुल, अभी भी सबसे बड़ा सवाल एसआईटी के लिए और अयोध्या पुलिस के लिए बना हुआ है कि आखिर राम मंदिर चंदा चोरी मामले का मास्टरमाइंड कौन है। आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, तमाम आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले, तमाम आरोपी सीसीटीवी में दिखे जो चंदा चोरी कर रहे थे। उनकी प्रक्रिया देखिए किस तरीके से वो दान पात्र से पैसे निकालते हैं, कहां पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी भी ये सवाल है कि मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पर चोरी होती थी और कौन संरक्षण देता था। यानी कि अगर ये लोग खुद करते थे कि राम मंदिर जिस हाईटेक व्यवस्था से बना है, जो दावे किए गए थे कि राम मंदिर के निर्माण की क्वालिटी से लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था सब इतनी चाक चौबंद है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, प्रशासन की निगरानी में वो भी रहेगा। तो ऐसे में इतने दिनों से अगर चोरी हो रही थी तो कैसे हो रही थी, अगर बात लीक हुई तो संरक्षण किसने दिया, ये सारे सवाल एसआईटी इनका जवाब ढूंढ रही है और अयोध्या पुलिस भी इनका जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है और कौन कौन लोग शामिल थे 8 लोगों के अलावा इसकी पूछताछ की जा रही है। और अब पूछताछ में ये तय होगा, क्योंकि 15 जुलाई तक एसआईटी को रिपोर्ट अपनी शासन को सौंपनी है, ये तय होगा कि आखिर ये मामला कितना गहराई में था और इसके तार कहां कहां पर जुड़े हुए थे। आपको बता दें, कल बैठक भी है ट्रस्ट की और अनिल मिश्रा और चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। कल इसको लेकर भी चर्चा होगी और कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है इस मामले के लिए, क्योंकि सारा जो इल्जाम है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इससे बदनाम हुआ है और ट्रस्ट की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल उठे हैं। आरएसएस में भी अपना पक्ष साझा करते हुए दत्तात्रेय होश बोले, जो कि सर कार्यवाहक है, उन्होंने भी कहा कि जो भले राम मंदिर जो है पीढ़ियों का संघर्ष था, लेकिन जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में कल जो ट्रस्ट में बैठक होगी वो बहुत अहम है। फिलहाल आज अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में क्या हालांकि आप ये समझिए कि ट्रस्ट पर ही ये पूरी जिम्मेदारी थी और अब ऐसे में ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठने, जाहिर तौर पर इसमें कोई असमंजस की बात नहीं, कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर ट्रस्ट अच्छाई में अगर उसकी तारीफ होगी तो बुराई में भी उसकी तारीफ होगी। भले ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर रिपोर्ट आती भी और ट्रस्ट के पदाधिकारी डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नैतिक रूप से अगर जिसकी जिम्मेदारी है पूरी व्यवस्था की देख रेख की, अगर कानूनी रूप से किसी की जिम्मेदारी है, सामाजिक रूप से किसी की जिम्मेदारी है, तो वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों की थी। और अगर उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया और एक आस्था के साथ खिलवाड़ जैसा एक मजाक हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की है और ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। और इसी आधार पर जो है इस्तीफा भी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया है। बिल्कुल रमन, हालांकि आप जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये पता चल रहा है कि ये पूरा मामला आखिर कहां तक जाता है। अब इंतजार हो रहा है कि जो असली आरोपी है कब पकड़ में आएगा। आप नजर बनाए रखिएगा नमन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग इस भारी बारिश के चलते परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए समस्या भी बन गई है, क्योंकि जल भराव जैसी स्थिति यातायात पर असर डाल रही है। लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, घंटों तक वाहन कतार में लगे रहते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही। मुंबई, अंधेरी और ठाणे की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हालांकि बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं वो जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का भी कहना है कि अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। मौसम विभाग ने बारिश के लिए रेड अलर्ट और हाई टाइड की संभावना जताई है।
शहर के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने से पश्चिमी उपनगरों में मोगरा नाला और उससे जुड़े नालों के ओवरफ्लो होने से ट्रैफिक रुक गया है। साथ ही सड़क पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही कुशीनगर में प्रशासन का पीला पंजा चला है। खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अब प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों के विरुद्ध अगर कुछ भी संचालन करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया गया तो कड़ी कार्रवाई तय। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है प्रशासन ने कि दोबारा अगर ऐसा कुछ किया जो नियम के खिलाफ है तो कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में मौके पर हड़कंप मच गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए और दुकानदारों में अब हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया इस कार्रवाई का, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। कुशीनगर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप जरूर मच गया। खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन का ये बड़ा एक्शन। इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि खुले में नॉनवेज की दुकानें संचालित ना करें, क्योंकि इसकी वजह से सफाई व्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा किया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। निखिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। निखिल, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से, क्या जानकारी? जी, आपको बता दूं, ये कुशीनगर जनपद की कत्या थाना क्षेत्र के गोरखपुर रोड के स्थित अवैध अतिक्रमण पे जो है कल प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जो बकरे और मुर्गे की खुले में जो है दुकान संचालित कर रहे थे, उनको पहले से ही जो है नगर पालिका और तहसील प्रशासन की तरफ से नोटिस दे दिया गया था। उसके बावजूद भी ये लोग खुले में मटन और चिकन की शॉप को जो है खोल के चला रहे थे, जिसके कल ईओ नगर पालिका ईओ और एसडीएम की जो है अगुवाई में कल उनपे पीला पंजा चला और उनके दुकानों को तोड़कर हटाया गया। जी, बिल्कुल निखिल, हालांकि देखिए प्रशासन इससे पहले भी कई बार इस बात को साफ कर चुका है कि खुले में आप नॉनवेज की दुकानों का संचालन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें लोगों की ओर से की जाती। कुशीनगर जनपद में या पूरे प्रदेश में जो है इस तरह का जो है आदेश जारी कर दिया गया था कि खुले में मटन और चिकन शॉप की दुकान नहीं चलानी है और किनारे जो है सार्वजनिक जगहों से जो है किनारे वो भी जो उसको जो बाउंड्री के अंदर जो है आपको बेचना है और पूरी साफ सफाई रखना है। इसको लेकर जो है कुशीनगर में भी जो है एसडीएम और नगर पालिका की ईओ अंकिता शुक्ला के द्वारा जो है नोटिस चस्पा कर जितने चिकन शॉप और मटन शॉप की दुकान जो संचालित करते हैं उनको जो है नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद भी जो है कुशीनगर के गोरखपुर स्थित करबला के पास जो चिकन शॉप और मटन शॉप की दुकानें हैं वो धड़ल्ले से संचालित हो रही थी, जिसको संज्ञान कर लेते हुए तहसील प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा उसकी ध्वस्तीकरण की गई। जी बिल्कुल निखिल, तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं पीलीभीत में प्रशासन की ओर से एक व्यापक अभियान चलाया गया। इसके पीछे उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों को लोगों तक पहुंचाना बताया जा रहा है। जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। नियम
आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनका पालन आपको करना चाहिए। परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन जांच भी की गई। साथ ही उन वाहनों को जब्त किया गया जिनके साइलेंसर नॉइस पोल्यूशन करते हैं। तो वहीं जब्त किए गए साइलेंसर्स को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। क्षेत्राधिकारी आकृति पटेल का कहना है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा और साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ये विशेष और व्यापक अभियान चलाया गया, जहां परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन जांच की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।